नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पैसिव पल्स सीरीज, जहां हम डिस्कस करते हैं पैसिव फंड्स और ईटीएफ्स के बारे में। और आज हम बात करेंगे फिक्स्ड इनकम पैसिव प्रोडक्ट्स की। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर हरदमन सेठ, हेड ईटीएफ बिजनेस एट निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। नमस्कार मिस्टर सेठ, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। Thank you very much, Kitu, for having me here. सर, अब हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है अभी तक, और अब हम फिक्स्ड इनकम पैसिव प्रोडक्ट्स की बात करेंगे आज, क्योंकि इंटरेस्ट सिनेरियो को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट घटने की संभावनाएं बहुत कम हो गई है। अगर होंगे भी तो शार्प कट्स की उम्मीद तो नहीं है। तो ऐसे में फिक्स्ड इनकम पैसिव प्रोडक्ट्स कैसे आपको लगता है कि मदद कर सकते हैं एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो फिक्स्ड इनकम का स्पेस है ऑन द पैसिव साइड, वो इज लार्जली डोमिनेटेड बाय सिंगल कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। अनलाइक इन इक्विटी, जैसे हम इक्विटी में देखते हैं, एक निवेशक के पास बहुत ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने की। डेट में समहाउ बिकॉज ऑफ इनहेरेंट रीजंस, और डेट की मार्केट इंडिया में अभी बहुत ज्यादा रिटेल साइड पे डेवलप नहीं हुई है, तो जी। उसकी वजह से जो ऑप्शंस हैं वो भी हम्म, स्लाइटली लिमिटेड हैं। तो अगर मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताऊं, तो हम्म, डेट साइड पे, पैसिव साइड पे आपके पास एक लिक्विड फंड का ऑप्शन है, एक कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड्स का ऑप्शन है, और ओके, एक टारगेट मैच्योरिटी फंड्स का ऑप्शन है। ये ओके, तीन ब्रॉड ऑप्शंस एक इन्वेस्टर के पास आज फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर वो इंडेक्स फंड्स या पैसिव फंड्स के थ्रू, रादर आई विल से, अगर वो पैसिव हम्म, फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब तीनों हम्म, के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जी, लिक्विड फंड, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इज अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम्म, which does not have any interest rate risk, usually does not have any credit rate risk, राइट? तो ओके, क्रेडिट रिस्क भी नहीं है और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं है। हम्म, लेकिन जैसे जैसे आप यील्ड कर्व में ऊपर मूव करते हैं, तो जी, अकॉर्डिंगली आपके जो रिस्क हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क या आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हम्म, अब ब्रीफली, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स क्या है? टारगेट मैच्योरिटी फंड्स बिकेम पॉपुलर 3 years बैक, ओके, जब देयर वाज अ टैक्सेशन चेंज दैट वाज हैपनिंग, और ओके, उसके चलते बहुत सी एएमसीज ने टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को लॉन्च किया था। तो इनका बेसिक पर्पस क्या है? इनका बेसिक पर्पस ये है कि हम्म, आप आज निवेश करिए एक फंड में, और उस फंड में आप निवेश कर रहे हैं जिसकी मैच्योरिटी प्री डिफाइंड है। अच्छा, उसमें जो एसेट्स हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, वो प्री डिफाइंड है। हम्म, तो दैट दोज एसेट्स विल नॉट चेंज टिल द मैच्योरिटी ऑफ द स्कीम। एक ओके, निवेशक जो पैसे फंड में आ रहा है, वो इसको लूजली लूजली एक एफडीआर की तरह देखता है हम्म, कि मैं आज आ रहा हूं, और टेंटेटिवली मुझे एक अंदाजा है कि मुझे हम्म, इसमें क्या रिटर्न मिलना चाहिए, और हम्म, वो रिटर्न की अपेक्षा रख के वो इस फंड में आता है। उसको ये भी ओके, पता है कि क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, इसमें कोई भी एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ फंड मैनेजर नहीं रहेगा। तो जो जिस यील्ड पे या जिस वाईटीएम पे उसने एंट्री की थी, वो हम्म, यील्ड या वाईटीएम उसको लार्जली मेच्योरिटी पे ब्रॉडली उसको उतना वाईटीएम मिलना चाहिए। हम्म, और थर्ड कैटेगरी जो है वो है कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड्स की, जिसमें ओके, जिसमें ब्रॉडली ये देखा गया है कि इसमें फंड्स थोड़े लिमिटेड हैं, लेकिन उनकी हम्म, फिलॉसफी ये है कि उसमें जो स्कीम है, उसकी हम्म, मेच्योरिटी इज कांस्टेंट। इसका ये मतलब है कि उसमें आज अगर आपने 5 साल की कांस्टेंट मैच्योरिटी का फंड लिया, और जी, आपने और एक दूसरा निवेशक है जिसने 1 साल के बाद इन्वेस्ट किया उस फंड में, हम्म, तो उसमें भी जब फंड मैनेजर स्टॉक या सिक्योरिटी खरीदेगा, तो वो 5 साल हम्म, की मैच्योरिटी की ही सिक्योरिटी खरीदेगा, अच्छा, राइट? सो ये हम्म, तीन टाइप के फंड हैं जो हम्म, पॉपुलर है। इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कैटेगरी है वो हम्म, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की है। ओके। डेट में ये तीन। मिस्टर जी, मिस्टर सेठ, ऐसा क्यों है कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें बॉन्ड फंड में, या फिक्स्ड इनकम पैसिव फंड में, और पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? व्हाई नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू द बॉन्ड मार्केट, एंड व्हाई गो थ्रू दीस पैसिव फंड? देखिए, आज आरबीआई ने एक विकल्प दिया हुआ है इन्वेस्टर्स को कि जो भी इन्वेस्टर आज डेट मार्केट या फिक्स्ड इनकम मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एसडीएल्स में, तो वो आरबीआई की साइट पे रजिस्टर करके
इन कैटेगरीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें दो ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि आपको किस सिक्योरिटी में एक्सपोजर लेना है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको किस मैच्योरिटी की सिक्योरिटी में जाना है या निवेश करना है। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है कि एसडीएल में करना है, और अगर एसडीएल में करना है तो कौन सी स्टेट के एसडीएल में करना है, आपको किस मैच्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करना है। आज आरबीआई के पास 2065 की मैच्योरिटी का बॉन्ड भी है, और उनके पास 2028 की मैच्योरिटी का बॉन्ड भी है। आज एसडीएल 2045 2046 के आपको एसडीएल भी मिलेंगे, आपको 2027 मैच्योरिटी के एसडीएल भी मिलेंगे। तो एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए ये डिसाइड कर पाना कि उसको किस बॉन्ड में या किस जरिए के थ्रू इन्वेस्ट करना है, वो थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर वो एक इंडेक्स फंड में आते हैं तो एक तो उनको पहले ये पता रहता है कि वो किस टाइप ऑफ फंड में एक्सपोजर ले रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक टारगेट मैच्योरिटी फंड का एग्जांपल लेते हैं, और टारगेट मैच्योरिटी फंड का जो नाम है उसी नाम में ही ये क्लैरिफाई हो जाता है कि क्या एक्सपोजर है और क्या मैच्योरिटी है। जैसे एक टिपिकल मैं आपको नाम लूंगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसडीएल 7030 2027 मैच्योरिटी। अब इसमें जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको ये पता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है और एसडीएल भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज का 60% एक्सपोजर है, एसडीएल का 40% एक्सपोजर है, और ये जो इंडेक्स है ये 2026 या 27 जो भी इसकी मैच्योरिटी डेट है उसमें ये मैच्योर हो रही है। एंड उसके बाद आप इंडेक्स का पोर्टफोलियो भी कभी भी जाए चेक कर सकते हैं कि उस इंडेक्स में किस किस सिक्योरिटी में एक्सपोजर लिया हुआ है, कौन सी स्टेट का एक्सपोजर लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्योरिटी का कितना एक्सपोजर है। तो एक बहुत ट्रांसपेरेंसी मिलती है अगर एक इन्वेस्टर एक इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता है रादर देन एक सिंगल बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल सर, आपने अभी सिक्योरिटीज की बात की, तो किस प्रकार की पेपर्स या सिक्योरिटीज जो है वो फिक्स्ड इनकम पैसिव प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होते हैं? जी, तो इसमें गीतू जो शुरू में अप्रूवल मिला था सेबी के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स को, वो अप्रूवल सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, जिसको हम जीसेक भी बोलते हैं, विच इज अ सोवरेन पेपर, एज इन मतलब टेक्निकली इट कैन नॉट डिफॉल्ट, इट वन ऑफ द सेफेस्ट पेपर। एसडीएल, तो जीसेक और एसडीएल ऐसे दो पेपर थे जिनको शुरू में परमिशन मिली थी। तो जितने भी शुरू में टारगेट मैच्योरिटी फंड्स लॉन्च हुए थे उनका अंडरलाइंग या तो जीसेक था या एसडीएल था या अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीसेक एंड एसडीएल। उसके बाद नेक्स्ट फेज में परमिशन मिली ट्रिपल ए बॉन्ड्स, पर वो ट्रिपल ए बॉन्ड्स थे सिर्फ सीपीएस, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉन्ड्स इशू किए हैं सिर्फ वो वाले बॉन्ड्स थे जो इस इंडेक्स में आ सकते थे। तो आपके पास तीन पेपर हो गए, जीसेक विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू हैव एसडीएल विच इज इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट इज इशूइंग इट, और तीसरी आपके पास कैटेगरी आ गई ट्रिपल ए, जिनको हम सीपीएससी या पीएससी बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो दीज थ्री आर द सेफेस्ट बॉन्ड कैटेगरीज। तो पहले शुरू में ये तीन बॉन्ड्स की कैटेगरी आई, जो तीन पेपर्स तीन सिक्योरिटीज आई जहां पे जिसके अराउंड इंडेक्स फंड्स बने। अभी रिसेंटली अबाउट लास्ट ईयर बैक सेबी आल्सो अलाउड इंडेक्स फंड्स टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल सर्विसेज के। इसका मतलब उन्होंने इसमें अदर प्राइवेट सेक्टर के ट्रिपल ए पेपर्स को भी अलाउ किया इशुएंस के, और उन्होंने जो मैच्योरिटी है बॉन्ड्स की जो पहले सिर्फ लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी थी, दे आल्सो अलाउड एएमसीज टू लॉन्च मैच्योरिटी विच वाज लेस देन 1 ईयर। ओके, तो आज अगर आप देखें तो एक निवेशक के पास ये भी विकल्प है कि यदि वो 1 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, या वो 6 महीने के लिए निवेश करना चाहते हैं, या 2 साल के लिए, मतलब नॉट नेसेसरली कि 5-10 साल के लिए आपको आना पड़ेगा। आप यदि 1 साल के लिए भी निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, अंडरलाइंग फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोजर मिलेगा, आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक्सपोजर मिलेगा। तो नटशेल में मतलब 4 ब्रॉड कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रिपल ए पीएससीज एंड द प्राइवेट सेक्टर, द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मेजर रिस्क फैक्टर क्या एसोसिएटेड है इसके साथ? देखिए, हर बॉन्ड मार्केट में दो तरह के रिस्क होते हैं, एक क्रेडिट रिस्क होता है और इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क मतलब है कि
जो इस पेपर में आपने डाला है वो पेपर अगर डिफॉल्ट कर जाए, मतलब कंपनी का दिवालिया निकल गया, तो दे आर नॉट एबल टू सर्विस द इंटरेस्ट, the payments that is due to it. So that is called as a credit risk. दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क. अब ये मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि हर डेट मार्केट में जब आप एंटर करते हैं तो आप एक इंटरेस्ट रेट रिस्क लेते हैं, क्योंकि जितने भी प्राइस ऑफ बॉन्ड है और उसकी यील्ड है वो आपस में इनवर्स मूव करते हैं. यानी यदि बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब उसकी यील्ड नीचे आ रही है, एंड वाइस वर्सा. तो यदि आपने आज अगर इंटरेस्ट रेट 7% चल रहा है बॉन्ड मार्केट में और आपने उसमें इन्वेस्ट किया ये एज्यूम करके कि कल को इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल डाउन टू 6%, तो यू आर इन दी राइट साइड ऑफ द बॉन्ड मार्केट. बट यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो आपको वो 1% का कैपिटल लॉस हो. तो ये दो तरह के रिस्क यूजुअली जो ब्रॉड कैटेगरी के रिस्क हैं वो बॉन्ड मार्केट में देखे जाते हैं. और मिस्टर सेठ, एक आखिरी सवाल होगा, अगर किसी को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना हो और अपने थोड़ा बहुत फिक्स्ड इनकम का प्रपोर्शन लाना हो तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एंड व्हाट शुड द एलोकेशन? देखिए, जैसे मैंने बताया कि फिक्स्ड इनकम का डेफिनेटली एलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपका यदि पोर्टफोलियो मेजॉरिटी इक्विटी है and you have markets like the ones which we saw in the last week, so it is very very natural for an investor to get panicky. तो उस टाइम पे क्या होता है कि यदि आपका फिक्स्ड इनकम मार्केट में एक्सपोजर है तो आपको एक तरह का एक हेज मिल रहा है इक्विटी की वॉलेटिलिटी से. तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि फॉर अ बैलेंस पोर्टफोलियो हर एक निवेशक को इक्विटी के साथ साथ फिक्स्ड इनकम मार्केट में भी एक्सपोजर लेना चाहिए. अगेन, percentage will be a little difficult to define depending on the risk factor of each individual. This percentage can vary. Somebody at a senior citizen category would not like to even see equity in the person's portfolio, right? उनको सिर्फ डेट का और फिक्स्ड इनकम का एक्सपोजर चाहिए होगा. लेकिन somebody who's a 21-year-old, he might not even like to have a fixed income portfolio in his exposure in his portfolio. तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, रिस्क एपेटाइट टू रिस्क एपेटाइट डिपेंड करता है. लेकिन मेरे हिसाब से एवरी इंडिविजुअल शुड बैलेंस द पोर्टफोलियो, जिसमें आपका इक्विटी का एक्सपोजर भी होना चाहिए और फिक्स्ड इनकम का एक्सपोजर भी आपको डेफिनेटली लेना चाहिए. मिस्टर सेठ, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. बहुत अच्छे से आपने हमको समझा दिया कि फिक्स्ड इनकम पैसिव प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं और आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और थोड़ा रिस्क बचाने के लिए फिक्स्ड इनकम में भी जा सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. थैंक यू वेरी मच. An investor education and awareness initiative of Nippon India Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.